दोस्तों कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट मैं देख रहा था जिसमें बंगाल के बारे में बताया जा रहा था, हिंदी लैंग्वेज में बताया जा रहा था। जबकि जो व्यक्ति बंगाल के बारे में बता रहा था वो काफी पढ़ा लिखा था, काफी ही वाज अ वेरी वेल रेड पर्सन एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट बंगाल since 1947, the changes that took place in 1977 and onwards up till 2011 when another party or political change took place and the TMC came into power, and from there they took another 15 years during the TMC rule, and in between the entire period from 1947 to 2025 ये पूरी की पूरी जर्नी, rather 2026 इस पूरी की पूरी जर्नी को वो व्यक्त कर रहे थे। लेकिन मुझे एक चीज खटकी और वो ये थी कि you can read about a place, you can read about a story, you can understand the story, you can have a deep understanding or an analytical understanding of the consequences and the sequences of the events. लेकिन you cannot feel that unless you have been here in Bengal. And this is perhaps with every history writer or a political commentator when you are talking about a place where you have never been to or you have never been there for long. तो उस दिन के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे बंगाल के बारे में बात करनी चाहिए, वो भी हिंदी लैंग्वेज में, ताकि सबको पता चले कि बंगाल आखिर किन समस्याओं से गुजरा हुआ है। There are a lot of stereotypes with respect to Bengal, and I feel I need to break those stereotypes and actually express what exactly happened, what the people of Bengal felt since last almost 70 years. तो शुरू करते हैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से। मैं बात कर रहा हूं 1947 की भी नहीं बल्कि उससे भी पहले की। एक वक्त था जब बंगाल सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि पूरी एशिया का इंटेलेक्चुअल हब हुआ करता था। उस समय बंगाल या कोलकाता कैलकाटा के नाम से जाना जाता था। ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल हुआ करता था, इंडिया का इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था। द मेन सेंटर ऑफ द इंडस्ट्रियल हब वाज कैलकाटा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इंडिया का कल्चरल सेंटर भी हुआ करता था। जरा सोचिए कि 17th, 18th और 19th सेंचुरी में किस तरीके से बंगाल में कल्चरल रेवोल्यूशन हुए, सोशल रेवोल्यूशन हुए। इनफैक्ट फ्रीडम फाइटर्स जो थे, इनफैक्ट द नेशनलिज्म, द वेव ऑफ नेशनलिज्म दैट आल्सो टुक प्लेस और रादर इनिशिएटेड इन बंगाल। सिर्फ इतना ही नहीं, even if you think of the revolutionary aspect, वो भी the first phase 1901 and onwards, that also began in Bengal. यानी कि बंगाल एक सेंटर हुआ करता था from every aspects. That was the legacy of Bengal. आप spiritual बातें कर लीजिए, spiritual awakening कह लीजिए, literature, culture, music, everywhere. The epicenter was Bengal for India, and not only India. If you talk about the economic aspect, the industrial center, तो पूरे साउथ एशिया का हब हुआ करता था। और तभी बंगाल को जीतना अंग्रेजों के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी था। और इसीलिए बंगाल को जब इन्होंने कैप्चर किया सक्सेसिव बैटल्स के बाद, पलासी और उसके बाद बक्सर, इंग्लैंड को अपना एक मेन सेंटर मिल गया जहां से उन्होंने पूरे देश पे इवेंचुअली स्लोली एंड ग्रेजुअली प्रोग्रेस कर लिया, जीत लिया, आप कह सकते हैं कब्जा कर लिया। अब हम आ जाते हैं 1977 तक। इंडिया आजाद हुआ, फिर पार्टीशन हुआ, उसके बाद 52 से लेकर के 77 तक बंगाल में कांग्रेसों का रूल रहा। उसके अंदर बहुत सारी पॉजिटिव नेगेटिव चीजें थी, लेकिन सब कुछ उसी पैटर्न पे चल रहा था कि ग्रोथ सेंटर बंगाल है। उसी सोच के साथ चल रहा था कि इंटेलेक्चुअल कैपिटल बंगाल है। लेकिन फिर कुछ बदल गया। दोस्तों 1977 में एक आइडियोलॉजी आती है, कम्युनिज्म, वामपंथीवाद। एक ऐसी आइडियोलॉजी जिसने बंगाल को इक्वालिटी वो तो प्रोवाइड करा दी, कुछ हद तक, आई वुड से टू अ लार्ज एक्सटेंट इक्वालिटी तो प्रोवाइड करवा दी, लेकिन बंगाल का जो फ्यूचर था उसको छीन लिया। सवाल ये नहीं है कि वामपंथी मनोभावना, आइडियोलॉजी, द आइडिया ऑफ कम्युनिज्म वाज राइट और रॉन्ग। दैट इज नॉट द क्वेश्चन। The question is whether Bengal can achieve its past glory again. क्या बंगाल अपनी पुरानी जगह को फिर से हासिल कर सकता है? ये सवाल है। आज के कोलकाता को देखकर शायद यकीन ना हो, लेकिन एक वक्त था जब कलकत्ता मुंबई से बड़ा था इन टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंस, जब कलकत्ता दिल्ली से ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ करता था। कलकत्ता से इंडिया का ट्रेड चलता था, जूट मिल कह लीजिए, पोर्ट्स, स्टील, इंजीनियरिंग, बैंकिंग, एवरीथिंग। बंगाल सिर्फ इकोनॉमिक हब नहीं था, इट वॉज द इंटेलेक्चुअल हब टू। When it comes to the intellectual part of बंगाल, आप जरा सोचिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर से शुरू कीजिए, सुभाष चंद्र बोस, सत्यजीत रे, अमर्त्य सेन, माइकल मधुसूदन, एंड द लिस्ट गोज ऑन। एंडलेस नाम है और उनके एंडलेस कंट्रीब्यूशंस हैं, नॉट ओनली टू बंगाल बट आल्सो टू द वर्ल्ड पर से, एंड ऑफ कोर्स इंडिया इन पर्टिकुलर। बंगाल आइडियाज प्रोड्यूस करता था, एक ऐसी आइडियाज जो इवेंचुअली पूरे देश और दुनिया में बाद में फैलती थी। तो अगर आज कोई बोल दे कि बंगालियों के दिमाग में ये एक प्री कंसीव्ड नोशन है, नॉट प्रेजुडिस्ड, एक प्री कंसीव्ड नोशन है कि दुनिया की, खास करके इंडिया के अदर पार्ट्स के जो लोग हैं उनका दिमाग एक तरफ है, बंगालियों का दिमाग एक तरफ है। There is a preconceived notion about the fact that the Bengali people have a better brain than an average Indian brain. लेकिन फिर हिस्ट्री चेंज कर देती है पूरे के पूरे एक गोल्डन पीरियड को। हिस्ट्री बंगाल को तोड़ देती है। 1947 में देश तो आजाद हो गया, लेकिन
देश का बंटवारा हो गया, इट गॉट पार्टीशन। जैसे पंजाब का एक बहुत बड़ा अंश पाकिस्तान चला गया था, वैसे ही बंगाल में ईस्ट बंगाल पाकिस्तान के पास चला गया था, जो कि इवेंचुअली बांग्लादेश बना। इससे हुआ ये कि जितने सारे माइनॉरिटीज थे पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान में, दे माइग्रेटेड टू बंगाल, यानी कि लाखों लोग माइग्रेट करने शुरू कर दिए। गरीबी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, फूड क्राइसिस होना शुरू हुआ, वर्कर्स के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन होना शुरू हुआ, और इस पॉइंट पे लोगों में गुस्सा बहुत था, क्योंकि उनसे उनका हक छीना जा रहा था। हर जगह आपको लोग गुस्से में नजर आ रहे थे। कांग्रेस की सरकार फेल होती दिख रही थी, और इस वैक्यूम में एंटर करता है कम्युनिज्म। दोस्तों, कम्युनिस्ट 1977 में जब आए, उससे पहले उन्होंने एक वायदा किया था। They promised something to the people of Bengal. उन्होंने प्रॉमिस किया था इक्वालिटी लाएंगे, and not only the formal equality, they wanted to implement or establish substantial equality. They were talking about workers' rights. उन्होंने कहा था कि वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होने देंगे। They promised something which was very very rare in those days, and that was land reforms. एक गरीब और अमीर के बीच का जो रेवोल्यूशन है वो पनपने लगा, और बंगाल के यूथ को ये जो मूवमेंट था between the rich and the poor and the aspiration to establish equality, ये जो मूवमेंट बंगाल में पनप रहा था, उसको बंगाल के यूथ ने at that point of time in 1977 और 70s में मैं कहूं तो उन्हें ये बहुत रेवोल्यूशनरी लगा। आप सबको पता है 69 और 71 के समय बंगाल नक्सल मूवमेंट से गुजर रहा था, the famous नक्सलबारी मूवमेंट, सबको पता है। Initially it was only for their rights of the farmers, which eventually became the fight between the bourgeois and the proletariat. तो कम्युनिज्म का यहाँ पे जन्म लेना कोई इत्तेफाक नहीं था। सिचुएशन ऐसी बन गई कि उस वैक्यूम को फुलफिल करने के लिए कम्युनिज्म का एकमात्र आइडिया ही काम आ रहा था। दोस्तों, 1977 में बंगाल में कांग्रेस हारती है, पहली बार हार जाती है, और इसके पहले अगर आप देखेंगे तो 75 से 77 के बीच में जब इमरजेंसी चल रहा था, that was a dark chapter not only for India in general but also Bengal in particular. तो कांग्रेस का हारना तो ऑलमोस्ट तय था। लेफ्ट की सरकार फॉर्म होती है, लेफ्ट फ्रंट की सरकार जो है वो एस्टैब्लिश्ड होती है बंगाल में इन द ईयर ऑफ 1977। बंगाल ऑफिशियली कम्युनिस्ट स्टेट बन गया। ज्योति बासु बिकेम द परहैप्स द लॉन्गेस्ट टेन्योर उनका रहा एज अ चीफ मिनिस्टर अक्रॉस इंडिया। इनिशियली लोगों को लगा कि बंगाल फाइनली बदलने वाला है, फाइनली वो अपनी पास्ट ग्लोरी को, अपनी लेगेसी को फिर से अचीव करने वाला है अंडर द लीडरशिप ऑफ द लेफ्ट फ्रंट। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ था। द लैंड रिफॉर्म्स टुक प्लेस, समथिंग व्हिच वाज एब्सोल्युटली रेयर इन दोस डेज। पंचायत का गठन हुआ, पंचायत में रेगुलर इलेक्शंस शुरू हुए, लोगों को अधिकार मिला, किसानों को अपनी आवाज, अपनी जमीन मिली, किसानों को अपना अधिकार मिला, फैक्ट्री के वर्कर्स को अपना अधिकार मिला, उनकी आवाज बनी लेफ्ट फ्रंट। और इसी तरीके से रूरल पार्ट ऑफ बंगाल में लेफ्ट फ्रंट का जो आइडियोलॉजी था वो तेजी से पनप रहा था। इट वॉज एब्सोल्युटली इनसेन। लेकिन हर रेवोल्यूशन का एक कीमत होता है, और इस लेफ्ट रेवोल्यूशन का एक कीमत था जो पूरा बंगाल ने चुकाया। एक हिडन कॉस्ट है जो पूरे बंगाल ने सिर्फ चुकाया ही नहीं बल्कि आज भी चुका रहा है। बंगाल में यूनियंस, ट्रेड यूनियंस, वर्कर यूनियन, पीजेंट यूनियन, जितने सारे यूनियन फॉर्म किए गए थे वो सब इतने पावरफुल होते गए विद टाइम कि स्ट्राइक्स नॉर्मल हो गया। पॉलिटिकल कंट्रोल जबरदस्त पकड़ बना रही थी, कैडर पॉलिटिक्स शुरू हो गया था। एंड व्हाट आई मीन बाय कैडर पॉलिटिक्स इज कि पार्टी के लोग लोअर रंग से शुरू करके टॉप लेवल तक हर जगह पे लोकल कमिटीज और ये सब मार्केट के ऊपर, कॉलेजेस के अंदर, स्कूल के अंदर, हर जगह पे उनके कैडर सिस्टम पनपने लगे। They became very very powerful and very very regimented at the same time. धीरे धीरे इन्वेस्टर्स डरने लगे, इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रियलिस्ट्स बंगाल को छोड़कर बाहर जाने लगे। और इसी संदर्भ में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि 1968-69 के आसपास when the left front was absolutely sure कि वो आने वाली है, और by that time it was there, पॉलिटिकल पार्टी तो एस्टैब्लिश हो ही गई थी। तो बिरला ग्रुप के, मैं नाम नहीं लेना चाहता दोबारा से बिकॉज इट वाज अ वेरी सैड इवन अ डार्क चैप्टर फॉर बंगाल्स इंडस्ट्रियल हिस्ट्री। बिरला ग्रुप के एक बहुत ही मेजर और इंपॉर्टेंट व्यक्ति अपना पढ़ाई पूरा करके बंगाल वापस आए थे फ्रॉम MIT, और बंगाल में आने के बाद ही वांटेड टू एस्टैब्लिश और अदर स्ट्रेंथन द इंडस्ट्रीज इन बंगाल। और अनफॉर्चुनेटली राइटर्स बिल्डिंग, जहां से सरकार का जो प्रोसेस है, जहां से सरकार चलाती है पूरे बंगाल को, राइटर्स बिल्डिंग कहते हैं उसे, उसके सामने दिस इंडस्ट्रियलिस्ट वाज एक्चुअली हैरस्ड। और ये जब मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं हैरस्ड, बहुत ही कम तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूं। सच्चाई यह है कि उनको उनकी गाड़ी से निकाला गया घसीट कर, फिर उनके कपड़े फाड़ दिए गए एंड ही वाज फोर्स्ड टू वॉक। अगले दिन वो बॉम्बे वापस चले गए और कभी वापस नहीं आए। ज्योति बासु का एक फेमस स्टेटमेंट उन्होंने कहा था इस जघन्य घटना के बाद, ही सेड that it was the rise of the proletariat. Well, it may be the rise of the proletariat, but it was a last nail on the coffin when it comes to the industrial growth in Bengal. It was an event जिसके बाद बंगाल के जो लोग हैं उनके अंदर एस्पिरेशंस खत्म हो गई। संजीव सान्याल जी ने कहा है कि बंगाल खत्म नहीं हुआ था, बंगाल was murdered and he was a witness, and not only he, there were many people in 70s or 80s, they actually witnessed Bengal getting killed by the leftist. आज जो कंपनीज गुजरात चली गई, जो टेक कंपनीज हैदराबाद और बेंगलोर शिफ्ट हो गई, वो एक समय पे बंगाल में हो सकती थी या हो रही थी, लेकिन बंगाल पीछे रह गया। इतना पीछे रह गया कि आज उसको दूसरे स्टेट से कंपेयर करेंगे आप तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये वो राज्य है
जो एक समय पे पूरे इंडिया के जीडीपी में 40% कंट्रीब्यूट करता था। बंगाल ने अपनी सबसे बड़ी जो इकोनॉमिक अचीवमेंट हो सकती थी उसकी, वो फाइट वो हारना शुरू कर देता है, बिल्कुल हारना शुरू कर देता। एक वक्त था जब बंगाल पूरे इंडिया का रिचेस्ट स्टेट हुआ करता था, और आज हजारों लाखों बच्चे बंगाल से, ड्यू टू शेयर अनएम्प्लॉयमेंट प्रेशर इन बंगाल, वो जॉब ढूंढने बैंगलोर जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, हैदराबाद, पुणे। ये माइग्रेशन सिर्फ माइग्रेशन नहीं है, इट इज एक्चुअली, अगर आप डीप सोचे तो इट इज द ड्रेन ऑफ द ब्रेन ऑफ द इंटेलेक्ट। इंडस्ट्रीज का डिक्लाइन होना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का बढ़ जाना, पॉलिटिकल वायलेंस का नॉर्मलाइज होना, बंगाल का कॉन्फिडेंस टूटने लगा, एक फियर साइकोसिस काम करने लगी पूरे बंगाल में, थैंक्स टू द लेफ्ट गवर्नमेंट। और फिर आता है शिंगूर। 2001 में ज्योति बासु अपनी तबीयत की वजह से, because he was extremely ill, so he resigned from the post of chief minister, and he actually made, of course with the party consensus, he made बुद्धदेव भट्टाचार्य as the new chief minister of Bengal। बुद्धदेव भट्टाचार्य और बाकी कम्युनिस्टों में एक डिफरेंस था, and he wanted to establish industries। He was very much open in terms of his thinking, I would say थोड़ा lenient भी थे when it comes to the hardcore communism। और सबसे अहम बात ये थी कि he might have understood कि इतने दशकों तक जब बंगाल हार्डकोर कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करता रहा, तो बदले में हमें क्या मिला, बंगाल के लोगों को क्या मिला। He might have understood the shortcomings of communism। उनको समझ में आ गया था कि इंडस्ट्रीज एकमात्र जरिया है बंगाल को दोबारा खड़ा करने का। He tried his level best। He invited Tata at Shingur, जो नैनो गाड़ी थी उसकी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए। और जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी कंपनी आएगी तो बाकी छोटे मोटे और भी एंसिलरीज इंडस्ट्रीज खुलेंगी। बंगाल शायद दोबारा वो स्पीड, वो रफ्तार पकड़ सकता था, लेकिन उनके आने के बाद से ममता बनर्जी और उनके जो सहयोगी दल थे उस समय, they protested, और पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी लैंड एक्विजिशन को लेकर शुरू हुई। इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अल्टीमेटली टाटा को जाना पड़ा, बंगाल छोड़कर वो गुजरात चले गए। ये टाटा की हार नहीं थी, ये बंगाल की हार थी, वहां के लोगों की हार थी। उन्हें गलत समझाया गया ममता बनर्जी के द्वारा, और वो समझे। सिंबॉलिकली ये सिर्फ टाटा की फैक्ट्री का बंद हो जाना या टाटा की फैक्ट्री का चले जाना ही सिर्फ नहीं था, इट वॉज अ मैसेज टू ऑल द इंडस्ट्रीज that Bengal was unstable। It was unstable। बंगाल में पॉलिटिक्स सिर्फ आइडियोलॉजी नहीं है, ये पावर थी। बंगाल की पॉलिटिक्स में स्ट्रीट कंट्रोल होता है, कैडर्स की डोमिनेंस होती है, जो वायलेंस होते हैं ना, वो बंगाल में नॉर्मलाइज हो जाता है। और ये कोई नई बात नहीं थी। इनिशियली ऑल दीज थिंग्स वो लेफ्ट के अंडर होती थी। 2011 में जब सरकार बदली, टीएमसी के लोगों ने सेम चीज फॉलो अप करना शुरू करी। इनफैक्ट टीएमसी के लोगों ने इसके साथ साथ धड़ल्ले से चोरी करी। और आज की तारीख में 2026 में जब बीजेपी की सरकार यहां पहली बार बनी है सिंस इंडिपेंडेंस, हम एक नया बंगाल बनते देख रहे हैं। एक ऐसा बंगाल देख रहे हैं जहां डर नहीं है, जहां शासक का डर नहीं, शासन का डर है, जहां लॉ से लोग डरेंगे, लॉ को रिस्पेक्ट करेंगे, ताकि बंगाल वापस से अपनी पुरानी लेगेसी को पा सके। बंगाल के लोगों को बहुत प्रत्याशा है बीजेपी की सरकार से, क्योंकि बीजेपी की सरकार ने 21 स्टेट्स में कुछ ना कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिससे पता चलता है कि देयर इज अ हार्डकोर कमिटमेंट, एंड वी ऑल बिलीव कि वो सारी चीजें यहाँ बंगाल में भी होगी। इनफैक्ट बहुत सारी चीजें शुरू हो चुकी हैं, देयर आर लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर कमिंग इन बंगाल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक घटना है जो 4 तारीख को इलेक्शन के बाद मई में हुआ। 2026 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ इलेक्शन नहीं था, ये बंगाल के लोगों को या बंगाल के लोगों के लिए ये आखिरी मौका था, वरना शायद इंडिया से बंगाल हटकर बांग्लादेश बन जाता। ये बंगाल के लोगों ने, बंगाल के हिंदू मेजॉरिटी ने आखिरी मोमेंट पर अपनी आंखें खोल ली। जो फियर बेस्ड पॉलिटिक्स लेफ्ट चला रही थी, उसके बाद टीएमसी ने कंटिन्यू किया, और फियर बेस्ड पॉलिटिक्स बंगाल की जो आइडेंटिटी बनी हुई थी पिछले 15 सालों में भी अंडर द टीएमसी रूल, वो फाइनली खत्म हुआ। तो फाइनल सवाल पे आते हैं कि लोग पूछते हैं कि क्या कम्युनिज्म गलत था, कंप्लीटली गलत था? तो शायद मैं उसका जवाब दूंगा कि नहीं, शायद कंप्लीटली गलत नहीं था। उसने लैंड रिफॉर्म्स किए थे, उसने पुअर पीपल के हाथ में जमीन का भट्टा दिया था, उन्होंने गरीबों के लिए वर्कर्स की आवाज बनी थी, रूरल एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया था, गांव के लोगों को एम्पावर किया था, लेकिन बहुत ज्यादा आउटडेटेड था, बहुत ज्यादा उसके अंदर रेजिमेंटेशन की वजह से रिजिडिटी थी, फियर पॉलिटिक्स था, वायलेंस था, आगे ना बढ़ने की जो इच्छा है उसको एस्टैब्लिश किया गया द लैक ऑफ एस्पिरेशन इन द पीपल ऑफ बंगाल। और ये शायद सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी बंगाल के लिए। लेकिन इन सबके बावजूद मैं ये जरूर कहूंगा कि बंगाल में आज भी इकोनॉमिक हब बनने की पोटेंशियल है, बंगाल आज भी कल्चरल कैपिटल है, बंगाल आज भी कल्चरली एक्सट्रीमली पावरफुल है, इंटेलेक्चुअली अलाइव है, जिंदा है, और शायद भाजपा की सरकार के अंडर ये बंगाल वापस से अपने पैरों पे खड़ा होगा। बंगाल बदलेगा, देश बदलेगा। नमस्कार।